नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। कहा जाता है कि इंसान की जो जान है वो बेशकीमती होती है। इंसान की जान बेशकीमती होती है, लेकिन देश में लोगों की जान और माल कितनी सस्ती हो गई है, आज ये सच हम आपको बताने वाले हैं। आम लोगों की जान और माल की अहमियत क्या है, कीमत कितनी कम हो गई है, आज पूरा सच हम आपको उसका दिखाने वाले हैं। पहली स्टोरी गुजरात की। गुजरात मॉडल के पुलों से जुड़ी और आज एक और पुल की वजह से गुजरात में 13 लोगों की जान चली गई। तो आखिर कैसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही ने एक परिवार को पूरे तरीके से उजाड़ दिया? जांच पर जांच, जांच पर जांच, आखिर जिम्मेदारों पर कब आएगी आंच? दूसरी स्टोरी, बिहार में काफी तेजी से चल रहा है वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव। हम लगातार आपको यह दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज बिहार बंद का, चक्का जाम का ऐलान किया था। राहुल और तेजस्वी के तेवर ने कैसे बिहार का चुनावी माहौल बदल दिया है, यह सच देखिएगा। और विपक्ष के आक्रामक तेवर के जवाब में चुनाव आयोग ने अब क्या दलील दी है। थर्ड स्टोरी, तीसरी बड़ी स्टोरी जो आपके लिए लेकर के आए हैं। स्टोरी का वास्ता आपकी कमाई से है। पहले दिल्ली एनसीआर, पहले दिल्ली और अब एनसीआर। जी हां, अब आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। पहले सिर्फ दिल्ली था, अब एनसीआर। 1 नवंबर से कैसे 10 साल पुरानी गाड़ी अब कबाड़ बन जाएगी। आज उसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत गुजरात मॉडल से। आज सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था। आणंद जिले को वडोदरा जिले से जोड़ने वाला एक पुल है, महिसागर नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं, उस नदी पर बना है गंभीरा ब्रिज। अचानक से नदी में धराशायी हो गया बीच का हिस्सा। पुल बीचों बीच से ही टूट करके नदी के बीच गिर गया। यह ऐसा हादसा था जिससे पूरा पुल 2 हिस्सों में बंट गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था, कितना भयावह था। पुल का एक स्पैन गिरते ही छोटे और बड़े 5 वाहन ऊपर चल रहे थे, नीचे नदी में जा गिरे। 2 ट्रक, 2 इको गाड़ी और एक पिकअप वैन शामिल थी नीचे। पुल टूटा, नीचे नदी में जा गिरे। इन गाड़ियों में सवार 13 लोगों की जान चली गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। इस पुल के टूटने से आणंद जिले का न सिर्फ वडोदरा से संपर्क टूट गया, बल्कि भरूच और अंकलेश्वर से भी कनेक्शन टूट गया। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर करते हैं इसका एनालिसिस। सुबह सुबह का वक्त था। लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। बाइक, कारें, सवारी गाड़ियां, ट्रक सभी इस पुल से होकर गुजर रहे थे कि तभी अचानक से पुल का एक स्पैन नदी में जा गिरता है। जब तक कि लोगों को कुछ समझ में आता, अपनी अपनी गाड़ियों में ब्रेक लगाते, उतनी देर में पुल से होकर गुजर रही एक एक कर 5 गाड़ियां नदी में जा समाई। एक टैंकर टूटे पुल के एक मुहाने पर जाकर लटक गया। चंद मिनटों में मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोर मौके पर पहुंचकर नदी में गिरे लोगों और वाहनों की तलाश में लग गए। इस बीच एक ऐसी तस्वीर जो हर किसी को झकझोर कर रख गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला नदी में गाड़ियों के बीचों बीच फंसी हुई है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लोगों से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रही है। माथी આવે છે આવે આવે लेकिन अफसोस, इस महिला की मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। ना तो वहां मौजूद लोग, ना ही सरकारी बचाव दल। नतीजतन पडियार परिवार की इस महिला की गुहार काम नहीं आई। उनका बेटा बच नहीं पाया। इस हादसे में पडियार परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये लोग सुबह सुबह बगदाना जा रहे थे। टाइम पे कोई पहुंचा नहीं। हमको कोई सहाय मिली, लोकल पब्लिक ने ही रस्सी बांध के गाड़ी सब निकाला, फिर इन लोगों को ऐसे इधर रेस्क्यू करके लेके आए थे। पहले तो पुलिस वाले उधर जाने नहीं दे रहे थे,
फिर पब्लिक दूसरी जगह से जाके उधर देखा, फिर रस्सी लाए और रस्सी से बांध कर गाड़ी सब निकाला। क्रेन नहीं, कोई भी नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी ज्यादा उधर थी नहीं, कोई बोट वगैरह कुछ था ही नहीं, 2 ही बोट थी। जब मैं 4 घंटे के बाद मैं गया फिर भी 2 ही बोट थी। अंदाजा लगा सकते हैं इतने बड़े हादसे के बाद भी मौके पर क्या हालात थे। उससे भी बड़ी बात यह कि चलता पुल अचानक से टूटकर गिर गया, जबकि उस पर ना तो कोई भारी भीड़ थी, ना कोई बहुत बड़ा कोई काफिला जुलूस गुजर रहा था। अब जरा इस पुल के बारे में जान लीजिए। इस पुल का नाम है गंभीरा पुल। कुल लंबाई है 900 मीटर। अब तो था ही कहेंगे, है क्या। इतना लंबा पुल कुल 23 पिलर पर टिका हुआ था, जिसमें से एक पिलर की लंबाई करीब 35 फीट है। 2 पिलर को स्पैन यानी स्लैब से जोड़ा गया है। पुल का एक स्पैन गिर गया। आमतौर पर ऐसे स्पैन की लंबाई 30 से 40 मीटर के आसपास होती है। 1981 में इस पुल के काम की शुरुआत हुई और 1985 में उद्घाटन हुआ था। इस पुल को बनाने में कुल 343 लाख रुपए का खर्च आया था। इसका निर्माण लखनऊ स्थित यूपी स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। इस पुल को जब भी जरूरत हुई मरम्मत इसकी कर दी गई, लेकिन समय रहते इसकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कंक्रीट कदम नहीं उठाया गया। वो अलग बात है कि उसी जगह पर एक नए पुल की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने इसी जगह पर एक नए पुल की 212 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल ही उठ रहा होगा कि आखिर सीएम ने नए पुल की मंजूरी क्यों दी थी। अब इसका जवाब है कि पुल की हालत जर्जर हो चुकी थी। इसकी जानकारी सरकार के पास पहले थी, तभी तो मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दिया कि यह नया पुल बनना चाहिए। क्योंकि करीब 40 साल पुराने इस पुल में समय समय पर कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। सरकारी अधिकारी और जिम्मेदार लोग लगातार इसका निरीक्षण भी करते थे। 2 महीने पहले भी आसपास के गांव के सरपंच और पादरा पुलिस थाने के कर्मचारियों ने पुल का इंस्पेक्शन किया था। आसपास के गांव के लोग खुद पहुंचे थे। आज पुल का जो हिस्सा गिरा, वहां पर उस दौरान पट्टी लगाई गई थी, जोड़ा गया था, क्रैक था उसमें। उस निरीक्षण से पता चला था कि ब्रिज झुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता नहीं बरती गई। मॉनसून आने के बाद, इतनी तेज बारिशों के बाद अभी 1 हफ्ते पहले भी इसी तरह का निरीक्षण किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नतीजा 13 परिवार तबाह हो गए। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। नदी में पिछले दिनों जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था। माना जा रहा है कि समय पर पुल की जांच और मरम्मत की नहीं, जिसकी वजह से यह भयानक हादसा हो गया। हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सभी मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। उच्च स्तरीय कमेटी मौके पर पहुंच गई, कहा कि जल्दी रिपोर्ट दीजिए। राज्य के सभी पुलों की जांच के आदेश दे दिए गए। यह कहना चाहिए फिर से आदेश दे दिए गए। एक पुल गिरता है फिर आदेश दे देते हैं, फिर एक पुल गिर जाता है। इसी तरह के आदेश मोरबी पुल हादसे के बाद भी दिए गए थे। इसलिए हम ये कह रहे हैं, जब मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट गया था, 30 अक्टूबर 2022 की घटना याद कीजिए, दुर्घटना। हादसे के वक्त पुल पर 300 से 400 लोग मौजूद थे। सभी लोग नदी में गिर गए थे, जिसमें से 135 की मौत हो गई थी। क्या होता उसके बाद? देश भर में बवाल हुआ था। प्रदेश सरकार ने एसओपी जारी कर दी थी कि सब पुलों की जांच होगी, तुरंत निरीक्षण होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ भूल जाता है। गुजरात प्रशासन और प्रशासन मानो सब कुछ भूल गया। नतीजतन यह हादसा हो गया। इस जर्जर पुल के मामले में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर जिला पंचायत के सदस्य तक संबंधित अधिकारी शिकायत कर चुके थे। वडोदरा जिला पंचायत के सदस्य हर्षद सिंह परमार ने 2022 में इस पुल की मरम्मत और खस्ता हाल को लेकर लिखित में शिकायत की थी। इसके अलावा अगस्त 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता लखना भाई दरबार ने भी संबंधित अधिकारी से पुल की शिकायत की थी, मगर इस सब के बावजूद प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी। सुनिए। गंभीरा ब्रिज जो बहुत जर्जरित हालत में था, जो जरूरत से ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा था और उनके पिलर की कनेक्टिविटी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, वो ब्रिज
में आज दुर्घटना हुई है, कई लोगों की जानें गई है। ये ब्रिज की रजूआत मैंने 3 बरस पहले 2022 में अगस्त महीने में की थी जवाबदार अधिकारी को। तो अधिकारी ने भी स्वीकारा था कि हाँ, आपकी बात सही है, ये ब्रिज अभी चल नहीं सकता, कभी भी टूट जाएगा। फिर भी सरकार एवं अधिकारियों के द्वारा कोई पर कार्यवाही करवा नहीं हुई। अब ऐसे में कई गंभीर सवाल उठते हैं। जान तो आम लोगों की गई है कि हफ्ते भर पहले भी निरीक्षण किया गया होता या किया गया था तो उस रिपोर्ट में था क्या, कुछ छुपाया गया क्या? प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पुल की समय समय पर मरम्मत और रखरखाव किया जाता रहा है, तो फिर इसकी विस्तृत जानकारी या सार्वजनिक क्यों नहीं की गई अगर ये बिल्कुल सही सेहत में था? तीसरा यह कि स्थानीय लोग और विपक्षी नेताओं के मुताबिक पुल की जर्जर हालत बहुत लंबे समय से थी, शिकायतें आ रही थी। ऐसे में मानसून से पहले क्यों सतर्कता बरती नहीं गई? और सबसे अहम सवाल यह है कि हादसे में 13 लोगों की मौत की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? ये जो 13 लोग जो ऊपर से गुजर रहे थे। गुजरात के इस पुल हादसे पर राजनीति शुरू हो गई। गुजरात कांग्रेस ने इसको लेकर के गंभीर सवाल उठा दिए। गुजरात में सिस्टम बनी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर L1 आता है तो उसे वर्क ऑर्डर मिलने से पहले भाजपा का कार्यालय, जिसे कमलम कहते हैं, वहां पे पैसे देने होते हैं। जब हफ्ता दिया, परसेंटेज दिया, फिर ही वर्क ऑर्डर मिलता। इसी ब्रिज के बेरिंग बदले रिनोवेशन हुआ, फिर तुरंत ब्रिज क्यों गिरा? वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वडोदरा पुल हादसे के बहाने गुजरात मॉडल पर तंज कसा। यही गुजरात मॉडल है, जितनी जल्दी जान जाओ उतना ही अच्छा। और वो बहुत बड़े हिस्सों को जोड़ता था, बहुत बड़े हिस्से को जोड़ता जो पुल गिर गया। तो गुजरात के वडोदरा में ये जो हुआ है, ये महज देश में कोई ऐसा इकलौता पुल हादसा नहीं है। हाल ही में बीते 15 जून को महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना पुल कैसे भरभरा के टूट गया था। इस हादसे में 4 की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे। इस देश में पुल मानो भ्रष्टाचार का सबसे आसान, सबसे बड़ा जरिया। तभी तो जहां तहां हर रोज देखो पुल गिरते रहते हैं, पुल हादसे का शिकार होता रहता है या फिर अजूबों की लिस्ट में शामिल हो जाता है, जर्जर हो गया। बिहार की तस्वीर देखिए, एक तस्वीर लाए आपके लिए। यह पुल ना तो किसी नदी पर बना है और ना ही से जोड़ने के लिए कोई सड़क है, पुल बन गया। यह पुल बीच खेत में बना दिया। थोड़ी सी पुरानी तस्वीरें हैं अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में। नदी है, सूख गई। नदी पर पुल लगभग 3 किलोमीटर सड़क वहां से दूर है और पुल यहां इस पर बना दिया खेत के ऊपर। जो पैसा आवंटित हुआ था 3 करोड़ रुपए, वो सड़क के ऊपर पुल बनाने के लिए हुआ था, लेकिन नदी के ऊपर पुल बनाने की बजाय खेत में ही बना दिया। नदी या सड़क पर पुल बनता है, ये खेत में ही बना दिया। सड़क का आता पता ही नहीं है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बिना किसी ठोस योजना से ऐसा निर्माण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा आवंटित हुआ था। तभी हमने कहा यह सबसे आसान जरिया है। चलिए अगली स्टोरी का रुख करते हैं। गुजरात के बाद अब आपको लिए चलते हैं चुनावी राज्य बिहार। हर रोज हलचल है। चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। आज विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियां पूरे जोर शोर से राज्य में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंची। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता आज पटना की सड़कों पर उतरे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने वोटर वेरिफिकेशन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहला मौका है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर एक साथ प्रदर्शन किया। यह 14 महीनों में उनकी पहली सार्वजनिक साझेदारी थी। पिछले 5 महीनों में यह राहुल गांधी का बिहार का 7वां दौरा। इससे इंपॉर्टेंस पता लगती है। दोनों नेताओं ने आयकर गोलंबर से निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक मार्च किया, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी और बाकी नेताओं को सचिवालय थाने जाने से रोक लिया, उसके पहले रोक लिया। इस बीच कार्यकर्ता शहीद स्मारक के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते भी नजर आए आज वहां पर सड़कों में। बिहार बंद में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी पार्टी, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के 6 से ज्यादा दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा।
सुनिए। यह मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। चुनाव आयोग ने मोदी आयोग हो गया है। आप एनडीए के लोग हार रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। तो जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर का आदेश जारी किया है, बिहार की विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं। उनका आरोप है कि जानबूझकर चुनाव आयोग बिहार के लाखों वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर सकता है। 25 जुलाई से बीएलओ घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रहा है और उसके बाद आज राहुल गांधी, तेजस्वी समेत कई नेताओं ने प्रदर्शन का आह्वान किया था, वो आज पहुंचे। अब इसी खेमे में, इसी प्रदर्शन में, इसी पूरे जिसे कहते हैं लाव लश्कर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव भी थे। पप्पू यादव को राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें एक एक करके। ये जो ट्रक है जिसमें राहुल गांधी जो है, तेजस्वी जहां मौजूद थे, जो भी हमने आपको बाइट सुनवाई, वहां पर एक एक करके जो लोग वहां अलाउड थे वो चढ़ रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान ये पप्पू यादव चढ़ने लगते हैं। इस दौरान उनके साथ जो है, जो मौजूद थे यहां पर सुरक्षाकर्मी, उन्होंने नीचे उतार दिया। जैसे उनको आदेश हो कि नहीं, पप्पू यादव ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ठीक है जी, नीचे उतर गए। फजीयत हुई, गाड़ी के पीछे पैदल पैदल चलने लगे और कन्हैया कुमार जब चढ़ने की कोशिश करने लगे, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भी नीचे उतार दिया। वो भी नीचे नीचे चढ़ने लगे और नीचे नीचे जो है वो जो गाड़ी के पीछे चलने लगे। ये देखिए, साफ नजर आ रहा है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें गाड़ी से नीचे उतार रहे हैं और पीछे कर रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या? अब इसने एक विवाद का रूप ले लिया। इसके पीछे वजह यह रही कि तेजस्वी यादव से दोनों नेताओं की दरअसल अनबन। दरअसल पप्पू यादव कभी लालू यादव के करीबी रहे थे, लेकिन बाद में उनकी लालू परिवार से अनबन हो गई। इसके अलावा कन्हैया कुमार को भी तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि क्या कन्हैया फेस है, तेजस्वी फेस है, इस तरह की बातें आती रहती हैं। क्योंकि मार्च महीने में कन्हैया कुमार ने बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली थी, जिसको लेकर के तेजस्वी नाराज थे। तो यहां पर, उस जगह पर, उस ट्रक पर, उस गाड़ी पर राहुल गांधी मौजूद थे, तेजस्वी मौजूद थे। जाहिर सी बात है, इन दोनों से अनबन, यह विवाद का रूप ले लिया, उनको रोका गया। अब महागठबंधन की ओर से बुलाए गए इस बिहार बंद और चक्का जाम का असर आपको बताते हैं। व्यापक असर हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। 8 तस्वीरें देखिए। पटना, दानापुर, हाजीपुर, जहानाबाद, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नवादा, वैशाली में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगह टायर जलाए। इसके अलावा दरभंगा, आरा, किशनगंज, सहरसा समेत कई जिलों में भी बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन सड़कों और रेल की पटरियों तक भी पहुंच गया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सड़कें जाम की, नेशनल हाईवेज को टारगेट किया। 12 जिलों से खबर आई कि नेशनल हाईवेज जाम हुए हैं। ये जिले थे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना, औरंगाबाद। लोग घंटों जाम में भी फंसे रहे। पटना के मनेर में प्रदर्शनकारियों ने NH30 को जाम कर दिया। कुछ आगजनी की खबरें भी आई। जाम में लोग फंसे रहे, हाथ जोड़कर रास्ता देने की गुहार लगाते रहे। एक आरजेडी के नेता देखिए, चादर बिछा करके नीचे बैठ गया हाईवे पर। एक ने भैंस ला करके वहां बांध दी, वहां भैंस खड़ी कर दी, उससे भी जो है ये बाधित हुआ। इसके अलावा 7 जगह पर ट्रेनें जो हैं वो भी रोकी गई हैं। 7 जगह पर ट्रेनें रोकी गई। दरभंगा, भोजपुर, सुपौल, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, अररिया रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन रोकी गई। भोजपुर के बिहटा स्टेशन पर भी प्रदर्शन की खबरें आई।
तो विपक्ष के इस प्रदर्शन को बीजेपी की तरफ से जब रिएक्शन आया तो बीजेपी ने कहा नौटंकी है। उनका कहना था कि राहुल गांधी जैसे नेता ऐसे कार्यक्रम में सिर्फ पिकनिक बनाने आते हैं। सुनिए। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया, तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। तो विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में संशोधन गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, जबकि चुनाव आयोग का दावा इसके उलट है। आज एक बार फिर चुनाव आयोग भी लगातार रिएक्ट कर रहा है और आज एक बार फिर से चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326, 326 का हवाला दिया, अपनी स्थिति साफ की। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अनुच्छेद 326 का मतलब बताया, जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता पंजीकरण का प्रावधान है। आर्टिकल 326 के तहत हर भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे अधिक उम्र का हो मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का हकदार है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति गैर निवासी है, मानसिक रूप से अस्थिर है या अपराध, भ्रष्टाचार, अवैध कार्यों के कारण अयोग्य है तो वो मतदान नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद सभी पात्र नागरिकों और निष्पक्ष और समान मतदान का अधिकार देता है और चुनाव आयोग इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहा है रिवीजन करके। आगे बढ़ते हैं सियासत के बाद वो खबर जो हमने आपको शुरू में बताई थी आपके काम की, अब सीधा दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के जीवन पर यह असर डालेगी, क्योंकि दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर नो फ्यूल नियम लागू हो गया था। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया। यह नियम इसी साल 1 नवंबर से अब लागू होगा। अब इसके दायरे में दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की भी पुरानी गाड़ियां आ जाएंगी जो एनसीआर के इलाके साथ लगते हैं। यह नियम 1 जुलाई से सिर्फ दिल्ली में पहले लागू था, लेकिन विरोध हुआ। दिल्ली सरकार ने भी चिट्ठी लिखी कि अभी लागू नहीं कर सकते। इसके बाद पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को फिर से सड़कों पर घूमने की इजाजत मिल गई। तो CAQM जो वायु गुणवत्ता आयोग है, उसने इस नियम को अब कहा कि 1 नवंबर को लागू होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन दिल्ली के अलावा एनसीआर के 5 जिलों में लागू होगा। दिल्ली एनसीआर 1 नवंबर 2025 से। अब ये 5 जिले कौन से होंगे एनसीआर में जो इसमें लागू हो जाएगा, वो भी हम आपको बताते हैं। तमाम जगहों पर लागू हो जाएगा कि पुरानी गाड़ियों पर नो फ्यूल नियम कहां का लागू होगा, ये देखिए। दिल्ली तो इसके दायरे में है, इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत 1 नवंबर से नो फ्यूल नियम लागू हो जाएगा। तो एनसीआर में ये 5 जिले हाई व्हीकल डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, यानी कि इन जिलों में गाड़ियों की संख्या एनसीआर के बाकी जिलों से बहुत ज्यादा है। इस कारण सभी जिलों में 1 नवंबर से नो फ्यूल नियम लागू करने का फैसला किया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के इस आदेश पर इस नियम को 1 जुलाई से लागू करने के लिए कहा था, जिसके तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर ईंधन नहीं देने का प्रावधान था। विपक्षी पार्टियों ने इसे काफी विरोध किया। विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो समीक्षा के लिए वापस आया। तो इसके बाद 8 जुलाई को इसकी बैठक हुई, जिसमें आयोग ने नो फ्यूल नियम कहा कि अब ये 1 नवंबर से लागू होगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी 3 जुलाई को CAQM को लिखे अपने पत्र में यह मांग की थी पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक अभी फिलहाल जो है इसके कुछ रोक लगा दी जाए, फिलहाल इसे कुछ देर टाल दिया जाए। अभी यह पूरी व्यवस्था सक्षम नहीं है। सुनिए। ये बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, हम इसको आगे लेके जाएंगे। दिल्ली के अंदर उन्हीं व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हों। किसी एज सीमा की, किसी उम्र के तहत किसी एंड ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर वो पोल्यूशन करता है तब वो एंड ऑफ लाइफ होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसके लिए जाके आग्रह करेंगे, NGT के पास भी आग्रह करेंगे। और शो के आखिरी सेगमेंट में एक ऐसी खबर हम लेकर के आए हैं जो हर हिंदुस्तानी का दिल तोड़ सकती है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा को फांसी से बचाने की सभी कोशिशें जितनी थी वो की गई, अब वो खत्म होती जा रही हैं।
उनका परिवार भी उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा, सरकार की तरफ भी गुहार लगाई, तमाम कोशिशें हुई, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि निमिषा को बचाने के लिए अब भी हर संभव कोशिश की जा रही है। उन पर यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। दरअसल निमिषा फिलहाल राजधानी सना की जेल में है, जो हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाला है। हूती विद्रोहियों के साथ भारत सरकार के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। इस कारण उन्हें बचाने की भारत सरकार और उनके परिवार की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। अपनी बेटी को माफी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेची और क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की कोशिश की। निमिषा की मां यमन की राजधानी सना में अब भी डटी हुई हैं, वो वहीं हैं, कोशिश कर रही है उनकी बेटी बच जाए। उनके पति टॉपी थॉमस लगातार अपनी पत्नी को बचाने में लगे हुए हैं, वो भी वहीं हैं। निमिषा 2017 से यमन की जेल में है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की ड्रग का ओवरडोज करके हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, प्रताड़ित करता था। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, 2023 में खारिज हुई। राष्ट्रपति रशद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। कानून के मुताबिक ब्लड मनी के बदले परिवार निमिषा को माफी दिलवा सकता है। मेहदी के परिवार ने अभी तक ब्लड मनी स्वीकार नहीं की है। तो फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।